मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने डिस्कस किया था जो ग्रुप 15 है, उस ग्रुप 15 की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। अब स्टूडेंट्स आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्रुप 15 से ही रेगुलर अपन चल रहे हैं और ग्रुप 15 के अंदर जो आपके सिलेबस के अंदर है डाई नाइट्रोजन, इससे रिलेटेड जो पोर्शन है अपन आज उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपना टॉपिक है डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन अब देखिए स्टूडेंट्स, डाई नाइट्रोजन यानी कि N2, इतना तो आपको पता ही है। डाई नाइट्रोजन का मीन्स क्या होता है, N2 है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहली बात तो ये आती है कि कॉमर्शियल लेवल पर डाई नाइट्रोजन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो कॉमर्शियल लेवल पर प्रिपेयर करने के लिए इसको एयर से ही क्या किया जाता है, लिक्विफाई किया जाता है थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू क्या किया जाता है, नाइट्रोजन को एयर से सेपरेट कर लिया जाता है। और जो नाइट्रोजन होती है, इस नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 72 केल्विन। ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि 72 केल्विन क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और इसको कैसे कॉमर्शियली प्रिपेयर किया जा रहा है, तो कॉमर्शियली मेथड इसका ये है कि थ्रू एयर इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू इसको सेपरेट किया जाता है। अब बात आती है इसके लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड की। तो जो इसके अंदर लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड है वो क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है, आपके पास अमोनियम क्लोराइड है और साथ ही साथ आपके पास NaNO2 है, सोडियम नाइट्राइट है, ठीक है ना। जब इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास N2 बनता है, NaCl बनता है प्लस H2O बन जाता है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो आपके जो लेबोरेट्रिकल मेथड है इसमें क्या किया जा रहा है, अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाई जा रही है सोडियम नाइट्राइट के साथ। तो क्या बन रहा है, डाई नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन गैस बन रही है। अब एक बात ये होती है स्टूडेंट्स कि ये जो मेथड है, जिस मेथड के थ्रू ये बनाया जा रहा है, इसमें कुछ अमाउंट के अंदर यहाँ से ये जो नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है, इस नाइट्रोजन गैस के अंदर कुछ अमाउंट के अंदर नाइट्रिक एसिड जो है एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है। तो उस इम्प्योरिटी को रिमूव करवाने के लिए इस गैस को बबल्ड करवाते हैं, पास करवाते हैं। किसमें से, तो एक सॉल्यूशन में से पास करवाते हैं और वो सॉल्यूशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। और साथ ही साथ उसके अंदर जो है कुछ अमाउंट के अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट भी मिला हुआ होता है, ठीक है। तो फिर उससे क्या हो जाता है, ये जो नाइट्रोजन होती है वो क्या हो जाती है, प्यूरिफाई हो जाती है। देन उसके बाद तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड की अगर अपन बात करते हैं तो जैसे आपके पास अमोनियम क्रोमेट हो, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 अमोनियम क्रोमेट हो, जब इस अमोनियम क्रोमेट को आप हीट करते हैं तो हीट करने पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ से N2 गैस रिलीज हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी बन जाएगा और यहाँ से Cr2O3 भी बन जाएगा। इसको अपन जो है बैलेंस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं, 8 हाइड्रोजन हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर 4 लगा देते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो जाती है, बैलेंस इक्वेशन हो जाती है। तो 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 3 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, ठीक है। चलिए सेकेंड मेथड है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, डाई नाइट्रोजन को प्रिपेयर कर रहे हो। थर्ड मेथड की अगर अपन बात करते हैं तो थर्ड मेथड यानी कि बहुत ज़्यादा आपको प्योर बनाना है, प्योर N2 अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो बेरियम नाइट्रेट होता है उस बेरियम नाइट्रेट के थ्रू इसे प्रिपेयर किया जाता है और यहाँ से भी क्या बन जाती है, N2 गैस रिलीज हो जाती है। तो यहाँ से ये जो N2 गैस रिलीज होगी वो क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा प्योरली होगी। तो प्योरली अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मेथड है जिसके थ्रू आप प्योरली जो है नाइट्रोजन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ से ये वाला मेथड हो जाएगा, ये Ba यहाँ हो जाएगा, यहाँ 3N2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये केमिकल इक्वेशन है, ये प्रिपरेशन मेथड है। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स पूछी जा सकती है कि डाई नाइट्रोजन को प्रिपेयर करने की लेबोरेट्रिकल मेथड कौन सा है और प्योरली नाइट्रोजन को फाइंड करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए आप कौन सा मेथड प्रिपेयर करते हैं। अब बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज की। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि जब अपन इनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे
इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है नाइट्रोजन की या डाई नाइट्रोजन की, तो आप लोग जानते हो जैसे यहाँ पर N डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। डाई नाइट्रोजन के अंदर दो नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। पहली बात तो ये हो गई। अब यहाँ पर आपको एक बात ये भी पता है कि एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा है, दो बॉन्ड जो है वो कौन से हैं, पाई है। अब पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, पी पाई और पी पाई ओवरलैपिंग होती है, जिसके थ्रू क्या हो जाता है, यहाँ पर दो पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ देखिए दोनों नाइट्रोजन के पास क्या पड़े हुए हैं, एक एक लोन पेयर भी पड़े हुए होते हैं। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। देखिए कि ये जो होती है ये आपके कलरलेस होती है। ये जो डाई नाइट्रोजन है ये कलरलेस होती है, इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है। ये ऑर्डरलेस होती है। ठीक है। अच्छा, कोई स्मेल भी नहीं होती है, तो ये स्मेल लेस भी होती है। इसकी कोई स्मेल नहीं है, स्मेल लेस भी प्रेजेंट है ये। ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखनी है कि ये इनएक्टिव होती है, ये रिएक्टिव नहीं होती है, ये इनएक्टिव है, रिएक्ट नहीं करती है, एक तरह से इनर्ट गैस की तरह यूज में ली जाती है। आपको पता है एनवायरनमेंट के अंदर 78% नाइट्रोजन गैस भी प्रेजेंट है। ठीक है। ये कुछ बातें जो है नॉर्मली आप लोग जानते ही हैं। अब बात करते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है अगर ये लिथियम के साथ जुड़ जाती है, अगर लिथियम के साथ रिएक्ट करती है, कुछ तो वैसे तो क्या है ये नॉर्मली इनएक्टिव है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्टिव हो जाती है और रिएक्ट कर जाती है। जैसे ये लिथियम से रिएक्ट करेगी तो Li3N बना सकती है। इसी तरह से जैसे अगर Mg से रिएक्ट करेगी तो क्या बना सकती है, ये Mg3N बना सकती है, यानी कि नाइट्राइड बना लेती है, मेटल के नाइट्राइड बना लेती है। इसी तरह से अगर ये किसी नॉन मेटल से रिएक्ट करेगी तब क्या बना लेगी, तब भी मेटल के नाइट्राइड बना लेगी। ठीक है ना। इसकी तो यहाँ पर ये क्या है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, एक और बात देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि अगर आप N2+3H2 की रिएक्शन कराते हैं, ये रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की होती है, यहाँ पर कैटलिस्ट भी यूज में लिए जाते हैं। जब ये रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होने पर क्या बन जाता है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर N2+3H2 रिएक्ट करके अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, हैबर्स प्रोसेस या हैबर प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ये इतनी बात आप लोगों को किस में याद रखनी है, डाई नाइट्रोजन के अंदर याद रखनी है। इनकी यूजेस की अगर अपन बात करें तो देखो आप लोग जानते हैं कि डाई नाइट्रोजन जो है क्योंकि इनएक्टिव है, इनर्ट है, तो इनर्ट मीडियम को प्रोवाइड करवाने के लिए यूज में ली जाती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो चिप्स वगैरह होते हैं, चिप्स के पैकेट होते हैं, है ना, उसमें वेफर्स या चिप्स के जो पैकेट है उसमें एक गैस फिल की जाती है और वो गैस कौन सी होती है, डाई नाइट्रोजन गैस होती है, जो कि उसे इनर्ट बना देती है, उसके एनवायरनमेंट को इनर्ट बना देती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको किसके बारे में याद रखनी है, N2 के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है अमोनिया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, पूछते भी हैं। अमोनिया का हैबर प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड सारी जो भी क्वेश्चन जो आपके केमिकल रिएक्शन से उनको आप बहुत अच्छे से लर्न करना है आप लोगों को। सबसे पहली बात, जैसे आप लोग जानते हैं कि अमोनिया जो है इसका फॉर्मूला क्या है, NH3 है। ठीक है, इतनी बात आपको पता है। अब यहाँ अगर अपन बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो देखिए ये जो अमोनिया है इस तरह से 3 हाइड्रोजन एटम को कंबाइन रखता है और एक जो है इसके पास लोन पेयर रखा हुआ है। यहाँ जो इस पर हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है, sp3 है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए था, टेट्राहेड्रल होना चाहिए था। बट क्योंकि अपन जानते हैं यहाँ पर एक लोन पेयर है, इसलिए से इसका जो स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, तो इसके स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो ये हो जाता है पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाता है। इतनी सी बात आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है। चलिए अब उसके बाद अपन बात करते हैं ये जो अमोनिया है ना, अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, इसके प्रिपरेशन मेथड क्या है। प्रिपरेशन मेथड,
अब देखिए प्रिपरेशन मेथड की अगर अपन बात करें तो सबसे पहली बात, जैसे अपन फील्ड के अंदर, खेत के अंदर यूरिया खाद डालते हैं, है ना, और ये जो यूरिया होती है ना, इस यूरिया से जब वाटर में डिसॉल्व हो जाती है तो क्या प्रोड्यूस होती है, अमोनिया प्रोड्यूस होती है, और वही अमोनिया जो है वो किसको मिल जाती है, प्लांट्स को मिल जाती है, और प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो प्रॉपर हो जाती है, इसलिए यूरिया खाद उसमें डाली जाती है। तो अब जैसे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है, ठीक है, NH2CO NH2। जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं, याद रखिए यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपको लेना है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के अंदर जैसे ही आप इसको डिसॉल्व करवाते हैं तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने के बाद ये क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे NH4 का होल ट्वाइस CO3, अमोनियम कार्बोनेट बना लेंगे, ठीक है। दिख रहा होगा आपको लोग कि जैसे 2 हाइड्रोजन ये थे, 2 हाइड्रोजन ये थे, टोटल 4 थे, और 4 और यहाँ से आ गए तो क्या हो गए, 4 और 4 8 हो गए, और यहाँ से 2 ऑक्सीजन आ गए, 1 ऑक्सीजन इसके पास था तो क्या बन गया, CO3 बन गया। अब ये जो है डिकम्पोज हो जाता है, और जैसे ये डिकम्पोज होता है तो क्या बना लेता है, ये बना लेता है अमोनिया, और जैसे ही यहाँ पर अमोनिया बनता है ना, तो यहाँ से इस तरह से अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। प्लस साथ ही साथ क्या होता है, देखो यहाँ से CO2 भी बाहर निकल रहा है, प्लस यहाँ से H2O भी बाहर निकल रहा है। इसको अपन बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ अपन एक काम करते हैं, 2 ले लेते हैं, जिससे क्या होगा, नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। कार्बन 1 हो गया है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएंगे। देखो कितने हैं, ये कितने हैं, 8 हो रहे हैं, यहाँ पर 6 और 2 8 हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा एक और बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये जो डिकम्पोजिशन किया जाता है वो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके थ्रू भी किया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अपन बात करते हैं लेबोरेटरी मेथड की, तो लेबोरेटरी मेथड में क्या किया जाता है कि आपके पास जो अमोनियम के सॉल्ट होते हैं, अब जैसे अमोनियम क्लोराइड हुआ, इसकी रिएक्शन आप करवा दो CaOH के होल ट्वाइस से, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। अब जैसे ही यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होगी तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, NH3 अमोनिया प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और अगर अपन बात करें, देखो यहाँ से ये बाहर निकल गया, ये हो गया आपका, इसको 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 2 और ये बन जाएगा CaCl2 प्लस H2O, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप मान लीजिए आपके पास ये नहीं है, कोई दूसरा अमोनियम का सोल्ट है, जैसे NH4 का होल ट्वाइस SO4 है, इसकी रिएक्शन NaOH से करा दीजिए, अब इसके 2 मोल ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na2SO4 भी बन जाएगा, प्लस आपका वाटर का फॉर्मेशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, जो आपके पास अमोनियम के सोल्ट है उस सोल्ट की रिएक्शन या तो आप किसके साथ करवा दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ या कॉस्टिक सोडा के साथ। इसको अपन जनरल नेम क्या बोलते हैं, इसका जनरल नेम है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा के साथ भी इसे इस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद अगर अपन आगे बात करते हैं तो लार्ज स्केल पर, जब लार्ज स्केल पर अमोनिया का फॉर्मेशन करना होता है तो एक प्रोसेस यूज में लेंगे, एक मेथड यूज में लेंगे, और उस मेथड को क्या कहेंगे, हैबर्स प्रोसेस कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको आपको अच्छे से समझना है। हैबर प्रोसेस के अंदर क्या रिएक्शंस होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज करके, हैबर्स प्रोसेस, देखिए सबसे पहली बात तो इसमें आपको याद रखनी है कि कंडीशंस क्या लेनी है। जो कंडीशंस रहने वाली है इस रिएक्शंस के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर, वो क्या है, तो सबसे पहली बात तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए, लो टेम्परेचर। और ये जो लो टेम्परेचर है वो करीब 722 केल्विन के आसपास रहना चाहिए, ठीक है। प्रेशर जो है ना वो हाई होना चाहिए, प्रेशर जो है वो हाई प्रेशर होना चाहिए। जैसे ये 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होना चाहिए, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, अगर ये दोनों कंडीशंस रखी जाएगी। अच्छा एक और बात, यहाँ पर आपको कैटलिस्ट भी यूज लेना है। कैटलिस्ट जो है वो या तो आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज में ले सकते हैं, या फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड जो है Fe2O3,
या आप मान लीजिए जैसे आयरन ऑक्साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर आयरन सेकेंड ऑक्साइड, या आयरन ऑक्साइड भी जो है आप यहाँ पे यूज में ले सकते हैं, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, एक और बात, यहाँ पर आपको मॉलिब्डेनम या इसकी जगह पर K2O पोटेशियम ऑक्साइड, इसको जो है एज ए प्रमोटर यूज में लेना है, एज ए प्रमोटर इसको यूज में लेना है। ठीक है ना, ये कंडीशंस है। कंडीशंस क्या होनी चाहिए? टेम्परेचर लो होना चाहिए, प्रेशर हाई होना चाहिए, कैटलिस्ट जो है इसमें ये यूज में लोगे, प्रमोटर जो है इसमें ये यूज में लोगे। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शन की रेट को फास्ट करा देते हैं। प्रमोटर क्या होते हैं? जो कैटलिस्ट को ही प्रमोट कर रहे हैं, जो कैटलिस्ट की ही रिएक्शन या उसकी जो एक्टिविटी है उसको फास्ट करा रहे हैं। ठीक है, ये बात है। इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या होती है? N2 + 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन होती है इसके अंदर, और रिवर्सिबल रिएक्शन होने के बाद क्या हो जाता है? 2NH3 बन जाता है। ठीक है, एक बात आपको ये याद रखनी है कि ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जहाँ से हीट रिलीज होती है, प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर ये भी गैसेस फॉर्म के अंदर है, ये भी गैसेस फॉर्म के अंदर है, और ये जो बनता है वो गैसेस फॉर्म में भी बन सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर अपन लिख देते हैं Al2O3 और यहाँ पर लिख देते हैं K2O, यानी कि इसका और इसका अपन ने यूज कर लिया है। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना है कि इनका जो रेशियो होगा वो 1:3 होगा, यानी इन रेशियो के अंदर अपन इसको लेना है। अब बात करते हैं कि इसका प्रोसेस कैसे चलता है। जैसे सबसे पहले जैसे यहाँ से हाइड्रोजन गैस जा रही है और यहाँ से नाइट्रोजन गैस जा रही है, H2 गैस जो है पास करवाई जा रही है। ठीक है, और ये जो N2 गैस है और H2 गैस है ये आगे चल कर के एक कंप्रेशर में आती है। ये एक एयर कंप्रेशर है जहाँ पर 200 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, और ये जो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ से इस गैस को आगे फिल किया जाता है, और आगे फिल करने के बाद इसको एक बॉक्स में भेजा जाता है, और ये जो बॉक्स होता है इस बॉक्स को अपन बोलते हैं कैटालाइटिक चैम्बर। ये कैटालाइटिक चैम्बर कहलाता है, कैटालाइटिक चैम्बर। इसमें कैटलिस्ट प्रेजेंट होते हैं। कैटलिस्ट कौन कौन से हैं अपन को पता है? Al2O3 होगा, आयरन ऑक्साइड भी हो सकता है, और मॉलिब्डेनम या K2O जो है यहाँ पर प्रमोटर की तरह यूज में लिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन होने के बाद इसको एक पाइप के थ्रू आगे सेंड कर दिया जाएगा, और यहाँ पर ये एक चैम्बर बना हुआ है। इस चैम्बर के अंदर कंटिन्यू लिक्विड अमोनिया जो है वो बनता रहेगा, लिक्विड अमोनिया बनता रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा? बस से एक पाइप बना हुआ है, ये पाइप एक वापस से बना हुआ है। ठीक है, और इस पाइप के थ्रू वापस से यहाँ इसको यहाँ जोड़ दो, ये ऐसे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से कंटिन्यू नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस कहाँ पास हो रही है? इस पाइप के अंदर पास हो रही है। रेशियो फिक्स किया हुआ है 1:3 के अंदर। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू क्या आ रही है? नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आ रही है, और एयर कंप्रेशर पे आ रही है। अब एयर कंप्रेशर क्या करेगा? इसको कंप्रेस करेगा, हाई प्रेशर पर इसको आगे भेजेगा। अब जब ये हाई प्रेशर पर इसमें जाएगी तो कहाँ जाएगी? कैटालाइटिक चैम्बर में जाएगी। अब कैटालाइटिक चैम्बर में क्या होगा? इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगी, और यहाँ पर आपको पता है कि टेम्परेचर कितना रखना है? 722 केल्विन रखना है। और एक और बात, यहाँ पर क्या होती है? रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। तो एक बार जब आपने इसे टेम्परेचर प्रोवाइड करवा दिया तो फिर बाद में ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करवाने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हीट रिलीज होती रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जब रिएक्शन हो जाती है, रिएक्शन होने के बाद क्या हो जाती है? लिक्विड अमोनिया प्रेजेंट हो जाती है, आपको मिल जाती है इस चैम्बर के अंदर।
अब यहाँ से अगर कुछ गैसेज ऐसी हैं जो कि N2 + H2 यानी कि जब रिएक्ट नहीं हुई है, अनरिएक्टिव गैसें हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों हैं, और ये गैसें क्या होगी, वापस यहाँ से चल करके कहाँ चली जाएगी, वापस इस चैम्बर में चली जाएगी, फिर इस चैम्बर से वापस यहाँ से किस में आ जाएगी, कैटालाइटिक चैम्बर में। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा और क्या बन जाएगा, अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अपन ने देखा कि अमोनिया का हैबर प्रोसेस कैसे वर्क करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब उसके बाद अपन बात कर लेते हैं अमोनिया की प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है जैसे ये NH3 है अमोनिया, इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है और लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ये एक लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला होता है, ठीक है। जब इसे वाटर में डिसॉल्व करवाया जाता है तो वाटर में डिसॉल्व करवाने पर ये बना लेगा आपका NH4+ OH-, यानी कि इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो कैसा नेचर का होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा, एल्केलाइन सॉल्यूशन होगा, पहली बात, ठीक है ना। इसके कुछ सॉल्ट की अगर अपन बात करते हैं, जैसे अगर अपन कहें NH4Cl है, इसी तरह से आपके पास Na2SO4 है ना, Na2SO4 है, तो ये कैसे नेचर के होते हैं, तो ये बेसिक नेचर के होते हैं, यानी इसके जो सॉल्ट हैं वो कौन से नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं, है ना। यानी इसका ये थोड़े बेसिक नेचर, वीक बेसिक बोल सकते हैं अपन, वीक बेस या वीक बेसिक नेचर के प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। चलिए अच्छा, जैसे कुछ सॉल्ट है आपके पास, जैसे ZnSO4 है, इसकी रिएक्शन अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देते हैं, तो जैसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहाँ से ये जो अमोनियम है पॉजिटिव है, ये किसके साथ चला जाएगा, सल्फेट के साथ चला जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूँ तो ये क्या बन जाएगा, NH4 का होल ट्वाइस और साथ में SO4, ठीक है। बाद में बचा हुआ क्या है, यहाँ से 2 OH बचे हुए, यहाँ से Zn बचा हुआ है, तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा ZnOH का होल ट्वाइस, और ये जो ZnOH का होल ट्वाइस होता है ये क्या होता है, एक वाइट PPT होता है, वाइट PPT, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, FeCl3 है, FeCl3 है, और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा देते हो, NH4OH के साथ करा देते हो। तो जैसे ही NH4OH के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा Fe2O3.XH2O प्लस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NH4Cl, बैलेंस कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स किसका होता है, रस्ट का फॉर्मूला होता है, और रस्ट जो होता है वो कौन सा होता है, ब्राउन कलर का होता है, और ब्राउन कलर है और साथ में साथ सॉलिड भी होगा, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, PPT बन जाता है, ब्राउन PPT। यानी कि क्या होगा, अगर आप FeCl की रिएक्शन करवा रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि अमोनिया के हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगर अपन कुछ देखते हैं स्टूडेंट्स, तो कुछ मेटल्स भी हैं जिनके साथ भी ये रिएक्ट करता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जैसे मेटल्स में जैसे आपके पास Cu2+ है और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा देते हो, अमोनिया के साथ करा देते हो। जैसे ही आप अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है कुछ इस तरह का, ठीक है ना, NH3 का होल 4, यहाँ पर आपको 4 लेना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर ये 2+ आ जाता है, तो इस तरह का क्या बन जाता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़े हुए हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर इसी टाइप के कंपाउंड आपको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होती है और NH3 जो है वो लिगेंड की तरह बिहेव करता है, और यहाँ पर क्या बन जाता है, ये इस तरह का बन जाता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास AgCl है और उसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करवा दी, NH3 के साथ, यानी अमोनिया के साथ करवा दी, तो यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा कुछ इस तरह का, ठीक है। ये इस तरह से, ये इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है आपकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया है। तो इस तरह से अपना ये टॉपिक भी क्लियर होता है। अच्छा एक और बात, इसकी अगर अपन यूजेस की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज़ में यूज में लिया जाता है, और जहाँ पर और किसी किसी इंडस्ट्री के अंदर ये रेफ्रिजरेंट की तरह भी इसे यूज में लिया जाता है, और बहुत सारी केमिकल जो इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पर भी इसका यूज लिया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स।
यस स्टूडेंट, अब जो अपना ग्रुप 15 का जो लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका नाइट्रिक एसिड, है ना। नाइट्रिक एसिड आप जानते हो, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HNO3, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एसिड है जो कि हर लेबोरेटरीज़ के अंदर यूज में लिया जाता है, ठीक है ना। और ये नाइट्रोजन से बना हुआ है, तो ये ग्रुप 15 का एक कंपाउंड हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये है कि नाइट्रिक एसिड जो है इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो ये जो प्रिपरेशन मेथड मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ प्रिपरेशन मेथड लिखे हैं। फर्स्ट जो प्रिपरेशन मेथड है वो है लेबोरेटरिकल मेथड। लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सोडियम नाइट्रेट ले सकते हैं और इसको हीट करते हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ। H2SO4 के साथ लेकर के जब हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, HNO3 बन जाता है। ये जो सोडियम नाइट्रेट है, इस सोडियम नाइट्रेट की जगह पर अपन चाहें तो यहाँ से KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट अपन ने लेबोरेटरिकल मेथड देखा, देन इसके बाद जो सेकंड मेथड आता है इसे अपन बोलते हैं ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ये प्रोसेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। इसका यूज़ जो है कॉमर्शियल लेवल पर किया जाता है। लार्ज लेवल पर जब HNO3 का फॉर्मेशन करना होता है तो ये वाला प्रोसेस यूज में लिया जाता है। एक्चुअल में इसमें होता क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जो अमोनिया होती है ना, अमोनिया, उस अमोनिया का क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन करवाया जाता है। अब ये जो ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीडेशन करवाया जा रहा है, ये ऑक्सीडेशन एयर से जो एक्सट्रैक्ट या जो एयर होती है, एयर की जो ऑक्सीजन होती है, उससे अपन क्या करवाते हैं, उसके बेस पर यहाँ पर इसका कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अपन क्या करवा रहे हैं, इस अमोनिया का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। यहाँ पर जो अपन कैटलिस्ट यूज में ले रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है प्लेटिनम। प्लेटिनम गोज यानी कि प्लेटिनम जो है वो अपन यहाँ पर कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज में ले रहे हैं। थोड़ी सी कंडीशंस भी अपन को याद रखनी है। 500 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए और 9 बार प्रेशर होना चाहिए। जब अपन यहाँ पर कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं तो सबसे पहले क्या बन जाता है, NO बन जाता है, यानी कि NO नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। अब ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है वापस फर्दर क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेता है, NO2 बना लेता है। ये जो NO2 है, जब यहाँ पर इस NO2 के 3 मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ डिसॉल्व होते हैं तो क्या बना लेते हैं, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर क्या बन जाता है, NO बन जाता है, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब ये जो आपके पास सॉल्यूशन आया है, इस सॉल्यूशन में से जब आप इसको क्या करते हो, इस HNO3 को कंसंट्रेट करते हो। आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि लेबोरेटरी के अंदर जो HNO3 होता है उसकी कंसंट्रेशन लगभग 68% होती है। तो 68% का जो कंसंट्रेट HNO3 जब यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो ये जो NO गैस होती है इसको वापस से रिसाइकल कर लिया जाता है, यानी इस गैस को वापस से यहाँ पर यूज लेने लग जाते हैं और वापस यही गैस NO2 यानी NO जो है वो O2 से रिएक्ट करके NO2 बनाती रहती है। तो इस तरह से ये वापस से रिसाइकल्ड भी हो जाती है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों जो मेथड हैं, ये दोनों मेथड क्या है, प्रिपरेशन मेथड है। कैसे HNO3 को प्रिपेयर किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी ये सारी केमिकल रिएक्शंस मैंने यहाँ लिखी है, उन सभी केमिकल रिएक्शंस की बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार लिख करके आपको इनको याद रखना है, याद करना है। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ का अंदर सबसे पहले अगर अपन बात करें, इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह का होता है। पूछा नहीं जाता है कभी HNO3 का स्ट्रक्चर कैसा है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ये दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक तो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है और एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर इस तरह से नाइट्रोजन से 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 1, 2 और 3, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो 130 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो 102 डिग्री का एंगल होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज में जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आप जानते हो कि नाइट्रिक एसिड है। भाई एसिड है तो वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा। तो एसिडिक नेचर शो करता है तो जैसे ही आप इसको वाटर में डिसॉल्व कराते हो तो ये
हाइड्रोनियम आयंस बना लेते हैं। और ये जो हाइड्रोनियम आयंस होता है ये कौन सा सॉल्यूशन बताएगा, ये बताएगा आपका पीएच यानी कि एसिडिक मीडियम को आपको बताएगा, एसिडिक मीडियम को ये शो करेगा। अच्छा, इसके अलावा जैसे आप जानते हैं कि अब आप किसी भी बेस, कोई भी बेस ले लो और बेस के साथ अगर HNO3 की रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है, एसिड है तो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है स्टूडेंट्स वो है ऑक्सीडेशन। ये जो है सारी प्रॉपर्टीज जो है वो इसके ऑक्सीडेशन को बता रही है। देखिए ऑक्सीडेशन के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। अब यहाँ पर दो बातें होती है, एक तो ये होती है कि जब नाइट्रिक एसिड को डाइल्यूट लिया जाता है तो अलग कंडीशंस होती है, और जब उसे कंसनट्रेट फॉर्म में लिया जाता है तो अलग कंडीशंस होती है, और टेम्परेचर का भी इस पर इफेक्ट होता है, ठीक है ना। चलिए अलग अलग प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। जैसे अगर अपन बात करते हैं कि अगर आपने फर्स्ट में जो कॉपर है, कॉपर मेटल, उस कॉपर मेटल की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, HNO3, लेकिन कौन सा है यहाँ पर, डाइल्यूट है। तो जैसे ही आप डाइल्यूट से रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर जो एक प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, NO यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अच्छा अब देखिए ये जो है वो कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर, CuNO3 का होल ट्वाइस के अंदर, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। मेन जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, NO गैस बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने क्या किया, यहाँ पर कंसंट्रेट ले लिया, अगर आप इसे कंसंट्रेट लेते हो, HNO3 को कंसंट्रेट लेते हो, तो HNO3 को कंसंट्रेट लेने पर भी क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट है वो तो सेम बनेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो गैस यहाँ पर NO निकली थी, अब इसकी जगह क्या होने लग गया है, NO2 गैस बाहर निकलने लग गई है। मेनली आपको यही बात याद रखनी है कि अगर कंसंट्रेट होगा तो कंसंट्रेट होने पर NO2 गैस बाहर निकालनी है, और अगर डाइल्यूट होगा तो आपको NO गैस को बाहर निकालना है। बस मेनली यही इसके अंदर मेनली डिफरेंस यही होता है। इसी चीज़ को आपको याद रखना है, सारी केमिकल रिएक्शंस के अंदर बस वही चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे अब आप जब आप जिंक मेटल की रिएक्शन कराते हो HNO3 के साथ तो यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो ZnNO3 बनेगा, यानी कि Zn ऑक्सीडाइज हो गया है और N2O गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है। देन उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि अगर आपने Zn की रिएक्शन कंसनट्रेट वाले से करा दी थी है तो क्या बन रहा है, यहाँ पर NO2 गैस जो है वो रिलीज हो रही है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर अपन आयोडीन ले लेते हैं, I2 यानी कि आयोडीन ले रहे हैं जो कि एक नॉन मेटल है, अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं HNO3 के साथ तो भी क्या बन रहा है, देखो NO2 बन रहा है। अब अगर NO2 बन रहा है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, कंसंट्रेट लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो I2 है वो किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, HiO3 के अंदर ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसी तरह से अगर कार्बन ले लिया तो वो CO2 प्लस यहाँ पर क्या बना रहा है, 4NO2 बना रहा है। इसी तरह से सल्फर ले लिया तो क्या बना रहा है, H2SO4 बना रहा है, और साथ ही साथ NO2 बना रहा है। P4 ले लिया, फॉस्फोरस ले लिया तो H3PO4 बना लेगा, और साथ ही साथ NO2 गैस भी रिलीज हो जाएगी। तो ये जो सारी केमिकल रिएक्शंस हैं ये सारी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं, आपसे पूछी जा सकती है एग्ज़ाम के अंदर, डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपको रिएक्टेंट दे दिया है और प्रोडक्ट आपसे पूछ लिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछी जा सकती है, MCQ क्वेश्चंस टाइप के बन सकते हैं इससे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आता है एक रिंग टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए Fe जो होता है 2 से वो +3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन या जो नाइट्रिक एसिड है वो नाइट्रिक एसिड क्या प्रोवाइड करवा देता है, रिंग एसिड या ब्राउन रिंग टेस्ट प्रोवाइड करवा देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, FeSO4 लिया हुआ है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या करते हो, HNO3 भी ऐड कर देते हो। अब जैसे ही HNO3 ऐड होगा यानी कि वहाँ से क्या बाहर निकल रहा है, NO3, है ना। यहाँ पर अपन साइन लगा देते हैं माइनस का, कि ये जो NO3 है इस पर क्या चार्ज है, माइनस का चार्ज है, क्योंकि क्या यहाँ से H+ जो है वो बाहर निकल चुका है, ठीक है ना। तो ये जो NO3 है और ये क्या है, Fe2+ आयन है, क्योंकि अपन जानते हैं FeSO4 है, अगर उसे आयंस में टूट जाएगा तो Fe2, और यहाँ से जैसे 4H+ यानी कि हाइड्रोजन भी आयंस भी यहाँ प्रेजेंट है। जब ये रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने पर ये क्या बना लेगा, Fe3+ बना लेगा। अब ये जो बाद में आगे
ये Fe3+ आयंस बना लेगा। तो ये जो Fe3+ आयंस होंगे आगे चलकर ये क्या प्रोवाइड करवाएंगे, ब्राउन टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट। यानी कि होगा क्या कि जैसे ही आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर HNO3 को ऐड करवाया हुआ है किसके अंदर, FeSO4 के अंदर, तो यहाँ पर इस तरह से रिएक्ट होगा। फिर उसके बाद जब आप इसकी जो वॉल होती है टेस्ट ट्यूब की, उस वॉल से होते हुए जब आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट के अंदर H2SO4 उसमें ऐड कराते हैं तो क्या हो जाता है, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की रिंग बनना शुरू हो जाती है। तो ये जो ब्राउन कलर की रिंग है वो कौन सा कंपाउंड होता है, तो वो ये होता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से स्टूडेंट्स ये ब्राउन रिंग टेस्ट भी जो है इम्पोर्टेंट है। इससे आप आयरन का जो है डिटरमाइन कर सकते हो, आयरन का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि नाइट्रिक एसिड के बारे में अपन ने पढ़ी है। अब इसके अलावा जैसे कुछ इसके यूजेज होते हैं, तो यूजेज में तो आप लोग जानते ही हो, लेबोरेटरी में एज ए रिएजेंट इसे यूज में लिया जाता है। जो बहुत सारी फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पर अगर अमोनियम की आप फर्टिलाइजर्स बनाना चाहते हो तब भी आपको जो है HNO3 का यूज़ लेना होगा। एक्वा रेजिया आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। एक्वा रेजिया यानी कि HCl और जो HNO3 का मिक्सचर होता है, HCl और HNO3 का मिक्सचर, इसे बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, HNO3 की रिक्वायर्ड होती है। और ये जो HNO3 से और HCl से जो एक्वा रेजिया बनता है वो गोल्ड और प्लेटिनम को ऑक्सीडाइज करने के लिए, उनको रिएक्ट कराने के लिए ये ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें, देखो और भी इसके कुछ यूजेज हैं, जैसे बहुत सारी जो पेपर इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है वहाँ पर भी इसका यूज किया जाएगा। मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका यूज किया जाता है, वो आप NCERT बुक के अंदर देख लेंगे। यूजेज थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं, आपको उनको याद करना है, रटना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आज जो है अपना ये जो ग्रुप 15 है वो ग्रुप 15 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ग्रुप 15 के अंदर आपको पढ़ना कैसे है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, उन एलिमेंट्स को याद रखना है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, रेडियस का क्या ट्रेंड चल रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड चल रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनका क्या ट्रेंड चल रहा है। देन उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को, जब वो Cl से या किसी भी हैलोजन से रिएक्ट करता है तो कैसे रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। और ये कुछ इसके जो कंपाउंड्स अपन ने पढ़े हैं जिसमें डाइनाइट्रोजन हो गया है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड हो गया है और अमोनिया हो गया है। तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम्स में रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, हर एक चीज़ को आपको याद करना है, लर्न करना है, समझना है। थैंक यू।